मुकदमात के चुंगल में उलझा करके और टाइम गेन किया जाए, ये पाकिस्तानी सो कॉल्ड लूली लंगड़ी जमहूरियत की निशानी होती है। फीका, माजा, ताया, फलाना, पुलिस, FIA, CIA, DIA, PIA, फलाना सब वहाँ मौजूद थे। क्या कर रहे थे? या तो उस वजीर को खुदकुशी करने पे मजबूर कर देता जो मेरे सामने बैठ करके इस किस्म की ओंगी बोंगी बात करता। यार 14 साल में तुमने कराची को 240 बसें दी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात होगी इमरान खान के खिलाफ मुकदमे का इंदराज, सियासी मैच के फाइनल लम्हात और नवाज शरीफ की वापसी की ख्वाहिश अधूरी या पूरी। ये डील की करामात हैं या फिर NRO की बरकत कि उधर मुकदमे खत्म हो रहे हैं, इधर मुकदमे शुरू हो रहे हैं। ये हकीकत किसी से ढकी छुपी नहीं कि सियासी इंतकाम ने मुल्क को हमेशा नुकसान पहुंचाया, मगर सितम यह है कि राहबरों ने सबक फिर नहीं सीखा। मुत्तहिदा हुकूमत भी इसी सियासी इंतकाम में अंधी हुई आगे बढ़ती जा रही है। मईशत की फिक्र है ना आवाम की, तवज्जो का मरकज है तो सिर्फ एक शख्स को गिराना, झुकाना या भगाना। खबर यह है कि इमरान खान के खिलाफ FIA ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्कल इस्लामाबाद में दर्ज FIR के मुताबिक मुल्जिमान ने फॉरेन एक्सचेंज एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। FIR में इमरान खान, सरदार अजहर तारिक, सैफुल्लाह न्याजी, सैयद यूनुस, आमिर कियानी, तारिक रहीम शेख, तारिक शफी, फैसल मकबूल शेख, हामिद जमान और मंजूर अहमद चौधरी को भी नामजद किया गया है। ममनुआ या फॉरेन फंडिंग के मुकदमे नून लीग और पीपल्स पार्टी पर भी हैं, मगर इस वक्त कोशिशें कप्तान को घेरने की हैं। कभी दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज करके, कभी खातून जज की तौहीन का इल्ज़ाम लगाकर, कभी मदीना वाक़े को बुनियाद बनाकर, कभी ऑडियो लीक्स के बहाने वार बहुत से इस तरह के वार बहुत किए गए, मगर इमरान खान की अवामी मकबूलियत ने हर वार को नाकाम बना दिया। ये हकीकत सब पर आया है कि इमरान खान की मकबूलियत से खाइफ और लॉन्ग मार्च से खौफजदा हुकूमत गिरफ्तारी की मंसूबे पहले दिन से बनाती रही है, मगर कामयाबी नहीं मिली। ताज़ा मुकदमे के इंदराज की टाइमिंग बहुत अहम है। कल परसों राना सनाउल्लाह अंदाजे लगा रहे थे कि इमरान खान 12 से 17 अक्टूबर के दरमियान लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, जिसके लिए इनकी प्लानिंग मुकम्मल है। शायद यही थी इनकी प्लानिंग कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए या नजरबंद करके तवील कानूनी जंग में उलझा दिया जाए। यूं हुकूमत एक तीर से दो शिकार करना चाहेगी, मगर होगा क्या? क्योंकि इस हवाले से तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली भी अहम होगी। इस मुकदमे में जमानत के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा या फिर प्लान कुछ और होगा। आने वाले चंद दिनों में सब वाज़ेह हो जाएगा। अब तक इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की फाइनल कॉल की किसी को हवा नहीं लगने दी, जिससे हुकूमत की नींदें हराम हुई हैं। क्या अब कप्तान किसी तारीख का ऐलान करेंगे? अगले चंद दिन में क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है? क्योंकि सियासत से लेकर अदालत तक ये जंग अभी जारी है। इसी पर बात करेंगे। सदीक जान नूरुल्लाह आरिफीन मेरे साथ हैं। सदीक, ये था प्लान, इसके लिए काबीना के इजलास हो रहे थे, इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए इस तरह का मुकदमा, यानी जितने पहले मुकदमे बनाए गए उनसे दिल नहीं भरा, वो सारे उल्टे पड़े। देखिए उसामा गाजी साहब, एक है कानूनी महाज और एक है कानून की अदालत, एक है अवाम की अदालत। इस वक्त देखें जो ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं वो अवामी अदालत में चल रही हैं। ज़्यादा जो मामला है वो अवाम की अदालत में मुकदमा चल रहा है कि अवाम के अंदर परसेप्शन क्या है। देखें इमरान खान के ख़िलाफ़ इस हुकूमत ने जो जो बयानियाँ बनाना चाहा, उस बयानिए के ऊपर अगर आप देख लें कि ना सिर्फ अदालतों में इनको शर्मिंदगी, रुसवाई और पसपाई का सामना करना पड़ा, बल्कि अवामी अदालत में भी कुछ हाथ नहीं आया। ये जो मामला है कि इमरान खान ने जो है वो फॉरेन फंडिंग ली है पार्टी के लिए। अब बात यह है कि उसकी तो आप मान रहे हैं कि उसने फॉरेन फंडिंग ली, आप कह रहे हैं कि गलत ममनुआ फंडिंग ली है। अच्छा, लेकिन उसकी आपने हजार ट्रांजैक्शंस देखी, आपने उनका जायजा लिया, आप ये बात मान रहे हैं कि पीटीआई को बहरहाल बाहर से फंडिंग हो रही थी पार्टी चलाने के लिए। अब सवाल यह है, पीपल्स पार्टी को कौन फंड कर रहा था? नूली को कौन फंड कर रहा था? मौलाना फजल रहमान साहब की फंडिंग कहां से आ रही है? भाई आपके ऊपर तो इल्जामात बहुत संगीन है। इमरान खान के ऊपर इल्जाम यह है उसने फंडिंग ली और वो थोड़ी सी रकम है, लेकिन आपके ऊपर इल्जाम यह है कि आपने अवाम के टैक्स के पैसों से चोरी की। आपके खिलाफ सबूत मौजूद हैं कि कैसे एक शख्स ने फंड के नाम पर पैसा दिया, वो पार्टी फंड का पैसा जो है वो शरीफ खानदान के जाती अकाउंट में जाता है और उस शख्स को फिर एक सरकारी ओहदा दे दिया जाता है। ये आपके खिलाफ चीजें मौजूद हैं। फिर जरदारी साहब का जो फेक अकाउंट केस है उसमें मौजूद है कि ठेके दिए जाते थे सरकारी, वो किकबैक्स के पैसे मुख्तलिफ अकाउंट से होते थे, अदीब फयाज तारपुर के अकाउंट में आते थे, बिलावल उसके सदके के बकरे तक अवाम के टैक्स के पैसों से और करप्शन पैसे जो है वो अवाम के टैक्स के पैसों से आ रहे थे। तो बात यह है
जो आप इमरान खान के खिलाफ परसेप्शन बनाना चाहते हैं कि जो इल्जाम हमारे पे है वो इल्जाम इमरान खान पे लगा के परसेप्शन मुमकिन नहीं है। मेरी किसी से बात हो रही थी, मैंने थी जो इस वक्त बड़ी चीज़ों, मैंने कहा ये बताएं कि आप लोग इस हुकूमत के जरिए इमरान खान के खिलाफ हर बयानिया बनवा के देख लिया है, हर चीज करवा के देख ली है, क्या वजह है कि बयानिया अपनी, मसला ये है कि नून लीग, ये जो महंगाई की सूरत हाल है और उस दौरान इसमें जो नून लीग के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इमरान खान के खिलाफ, लोग उनको उनकी शक्लें नहीं देखना चाहते, लोग उनको सुनते नहीं है, ये भी नहीं बनता। तो बात यह है जब आपको ये बात पता चल चुकी है कि लोग इनके चेहरे नहीं कर दिया है, तबाही इतनी कर दिया, बर्बादी इतनी कर दी है, तो आप जितने मर्जी, और इसकी एक मिसाल ये भी है उसामा गाजी साहब, आप अभी मरियम नवाज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लंदन में, मियां नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू की, आप इनके तमाम टीवी चैनल्स के यूट्यूब चैनल्स पर व्यूज उठा के देख लें और सिर्फ इमरान खान के आज के जलसे के व्यूज उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा। तो बात यह है कि अवाम आप ये बातें नहीं सुनना चाहती, अवाम को इस बात का पता है, ये कानूनी महाज पे भी इनको पसपाई का सामना कर, मसला सिर्फ ये है कि सबको नजर आ रहा है, सिर्फ ये आंखें बंद किए हुए हैं और इनको अभी तक समझ नहीं आ रही कि करें तो करें क्या। नूर आरफीन, आपने भी बड़ी सख्त तनकीद की थी जब दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ था, इससे पहले भी बहुत से मुकदमात और मेरा ख्याल है 20-30 के करीब तो हो चुके हैं इमरान खान पर, ये एक और है। तो आपको क्या लग रहा है, कौन मशवरे हुकूमत को दे रहा है, या वो इतनी डेस्परेट हैं कि उनको और कुछ समझ नहीं आ रही कि इमरान खान का रास्ता किस तरह रोकना है, सिवाय इसके कि नए से नए मुकदमे बनाएं? जी आरफीन, आवाज आ रही है? मुकदमे बना करके आप सिर्फ अपने दिल की तसल्ली ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उन मुकदमों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना आपके इख्तियार में। मेरी आवाज़ आ रही? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी थोड़ा डिले। आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। मैंने कहा मुकदमे बनाना आपके इख्तियार में शायद ज़रूर हो, क्योंकि आप हुकूमत हैं, क्योंकि आप वज़ीर फलाना। मैं ये कह रहा था कि मुकदमे बनाना आपके इख्तियार में ज़रूर हो सकता है, क्योंकि आप वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर दाखिला हैं, वज़ीर फ़लाना फ़लाना हैं, लेकिन ये बात तय है कि ये हुकूमत इख्तियार के बग़ैर इक़्तिदार में आई है। इस हुकूमत के पास अमली कुल्ली इख्तियार नहीं है गवर्न करने का। इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना हुकूमत के बाएँ हाथ का खेल शायद किसी और सूरत हाल में हो सकता था, लेकिन जिस तरह से ये हुकूमत आई है और जो मैंडेट इसके पास इन्वर्टेड कॉमाज में है, आपको ये जानकर हैरत नहीं होनी चाहिए कि ये हुकूमत सिर्फ अपना 1 साल पूरा करेगी। इस 1 साल में इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जितने भी मुकदमात करें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में, उससे पिछले दौरे हुकूमत में और उससे पिछले दौरे हुकूमत में ये तमाम जमहूरियों का यही तरीक़ा वारदात रहता है कि अपने मुखालिफिन को किसी न किसी तरह से मुकदमात के चुंगल में उलझा करके और टाइम गेन किया जाए। ये पाकिस्तानी सो कॉल्ड लूली लंगड़ी जमहूरियत की निशानी होती है। इन मुकदमात से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। आज तक आपने जितने मुकदमे किए उसमें आपने क्या कर लिया? आपने FIA, भाई मैं इससे आगे बढ़ कर के एक बात कहता हूँ जी, इमरान खान ने के ऊपर जो FIA ने मुकदमा किया है, मेरे अपने हिसाब से FIA के ऊपर मुकदमा होना चाहिए कि FIA सत्तू पी रही थी जिस वक्त इमरान खान की टीम ने या इमरान खान के नाम पर किसी ने ये फ़ॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग या फलाना फंडिंग ली थी। कहाँ थे आप? मेरा एक अकाउंट डोरमेंट हो गया, उस अकाउंट में मेरा ख्याल है 4-5 हज़ार रुपये ही होंगे। मुझे याद आया, मैं चला गया उसको खुलवाने के लिए, पता चला ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ और फलां से वो लिखवा करके लाओ। तो मैं बैंक मैनेजर पे चढ़ दौड़ा, मैंने कहा भाई ये जिसकी वजह से तुमने किया है उसका नाम है आसिफ अली जरदारी। बोलो हाँ। नहीं सर। मैंने कहा बात सुन भाई, ये कह रहे सर स्टेट बैंक। मैंने कहा स्टेट बैंक क्या बेचता है? स्टेट बैंक सत्तू पी रहा था उस वक्त जिस वक्त यहाँ से लॉन्चों में भर के पैसे बाहर जा रहे थे। स्टेट बैंक का गवर्नर यहाँ बैठा हुआ है, स्टेट बैंक के गवर्नर को नहीं पता कि यहाँ से पैसा किस तरह से कौन कौन बाहर निकाल के लेके जाता है? स्टेट बैंक के गवर्नर को मॉडल अयान अली का नाम नहीं पता? यहाँ पे जितने इदारे कानून और इंसाफ और फलाने फलाने के चैंपियन हैं उनको इन सब लोगों का नाम नहीं पता? वो उस आदमी ने जो अयान अली पे मुकदमा डाला था वो बेचारे को तो शहीद कर दिया गया, उसके बारे में तो किसी की जो है वो किसी को बात करते हुए मौत नहीं आती। हर आदमी छाती पे 72 मार करके ये कह रहा है कि सामने वाला चोर है, और चोर है तो उसको लटका। ये मुकदमा खुद FIA के ऊपर होना चाहिए, ये मुकदमा खुद उन इदारों के ऊपर होना चाहिए। इमरान खान उनकी आंखों के सामने इस मुल्क का वजीर आजम बन गया, अंधे थे तुम?
गूंगे का गुड़ खाया हुआ था तुमने? तुम्हें नहीं पता था कि इमरान खान इस मुल्क का वजीर आजम बनने जा रहा है? तो तुम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से अदा करते। मौत पड़ गई थी तुम्हें अपने सामने वजीर आजम को देख के। बात यह है भाई कि यहां हर आदमी इज ट्राइंग टू पास द बक। हर आदमी मर्ड स्लिंगिंग करके अपना जो कंधे का वजन है वो हल्का कर रहा है। ये आप इमरान खान के ऊपर शायद कत्ल का भी कोई मुकदमा डाल दें, बकरी चोरी का मुकदमा डाल दें। इस वक्त अनान इक़्तिदार आपके हाथ में है, लेकिन इन सब छिछोरेपन से आप अपने आप को महज छोटा करवाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। एंड दैट्स ऑल। सही। अच्छा सिद्दीक जान, एक तरफ ये खबर भी आई सामने कि वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर साहब ने इस्तीफा दे दिया। वो कह रहे हैं जी ज़ाती वजूहात की बिना पर है, लेकिन ये बात भी हो रही थी कि शायद इंतजामी तौर पर पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीलियाँ आए। ये लॉन्ग मार्च की वजह से है? आपको क्या नजर आता है कि या ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है कोई इमरान खान साहब की? देखिए, मेरे पास इस हवाले से इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि मेरी किसी से बात नहीं हुई, अभी ये फैसला सामने आया है। लेकिन मसला देखें, मैं पिछले बहुत दिनों से देख रहा था कि हाशिम डोगर साहब पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी कि वो ये नहीं कर रहे। वो मामला सिर्फ हाशिम डोगर साहब का नहीं है, चीज़ें हाशिम डोगर साहब के हाथ में भी नहीं थी और इवन के पंजाब हुकूमत के भी हाथ में नहीं है। लेकिन जब इमरान खान साहब ने हमारे साथ मुलाकात में ये बात कही कि जब हमने 25 मई को जुल्म करने वाले और चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करने वाले और अवाम के साथ जुल्म ज्यादती जबर करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश की, तो कहीं से कॉल्स आ गई और वो नहीं हो सकी। ये बात इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं। तो जहाँ पे इमरान खान साहब खुद ये बात कर रहे हो, वहाँ पे फिर हाशिम डोगर साहब को आप कैसे मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं? तो बात यह है कि ये पार्टी के अंदर ग्रुपिंग भी होती है, बहुत से लोग तनकीद भी करते हैं। फिर ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के कारकुनान बहुत एग्रेसिव हैं। वो चाहते हैं कि इधर इमरान खान के घर के बाहर पुलिस पहुंची तो वहां पे हाशिम डोगर साहब जो है वो घिराव करा दें जाती उम्रा का। तो सारी चीजें इतनी आसान नहीं होती, मुमकिन नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि हाशिम डोगर साहब का, मुझे नहीं पता ये मामला क्या हुआ है, लेकिन उनके ऊपर बहुत सारे लगने वाले जो इल्जामात हैं, जी वो बहुत सारे जो इल्जामात हैं उनसे मैं इत्तफाक नहीं करता। अच्छा, कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे या वो उस तरह से छापे नहीं मरवा पा रहे थे, लेकिन या वो गिरफ्तारी नहीं करवा पा रहे थे, बात है मैं इन चीजों से तो सिद्दीक जान, राना सनाउल्लाह साहब बड़ा अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। उन्होंने तो मामला ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा जी ऑडियो लीक्स जो है कोई दुश्मन मुल्क मुलव्वस नहीं था, वो मामला हल हो गया है। उन्होंने तो बड़ा कह दिया जी बस वो सारी तहकीकात भी हो गई हैं, वो सारा मामला खत्म, छोटी सी डिवाइस थी और बस। ये कुछ अजीब बात नहीं है कि इस तरह की, या ऐसे लग रहा है आपको कि वो जिस मकसद के लिए ऑडियो लीक्स की गई थी वो मकसद हासिल नहीं हो सका, अब वो मिट्टी पाव काम है? देखें, बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब, और ये पहले बात हो भी चुकी, शायद फवाद साहब ने ये बात कही थी कि आप इस कमेटी की संजीदगी का अंदाज़ा यहीं से लगा लें कि अब कौन तहकीकात कर रहा है, कौन इस मामले को देख रहा है, वो MQM के अमीनुल हक साहब और राना सनाउल्लाह साहब। तो बस इसी से आपका अंदाज़ा हो जाना चाहिए। ये जो कुछ आपको नज़र आ रहा है ना, ये सिर्फ एक जो है वो उलझाने के लिए है, कहीं और तो जो लोगों की दिलाने के लिए है। असल बात नहीं पता किसी को कि असल में कौन था, क्या था, कौन कर रहा था। क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक अगर उनकी बात मान ली जाए तो वो कहते हैं कि ना तो कोई मुल्क दुश्मन एजेंसी थी इसमें शामिल, ना पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी शामिल थी, बल्कि कोई आम बंदा था जिसने बड़े आराम से 23 करोड़ की न्यूक्लियर पावर मुल्क के वज़ीर आज़म का फोन जो है वो या तो हैक कर लिया था या उसने वहां पर डिवाइस रखवा दी थी किसी आम बंदे ने। तो ये अगर कोई आम बंदा हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर के साथ ये कर रहा है, तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि हमारे मुल्क की दुश्मन एजेंसीज क्या कर रही होंगी, फिर जिनके पास सलाहियत है वो क्या कर रही होंगी, और हमारी एजेंसीज क्या कर रही थी जिनके पास प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की साइबर सिक्योरिटी का मामला था कि एक आम सा बंदा बैठकर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, हमारे वज़ीर आज़म की मीटिंग्स की चीजें वो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा था, और वहां पे मुल्क की इस्लामी की चीजें डिस्कस होती हैं और मुल्क के तमाम बड़े फैसले होते हैं, फॉरेन इश्यूज, फॉरेन अफेयर्स की बातें डिस्कस होती हैं, और वहां से वो आम बंदा आराम से हैकिंग करके और ये रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो इससे बड़ी तो हमाकत और नायल ही नहीं हो सकती। तो इसके ऊपर तो फिर सारों को घर चले जाना चाहिए इनको। तो ये नूर आरफीन, महज इत्तेफाक है कि इमरान खान साहब इस मामले पर अदालत जाने का JIT का बयान देते हैं और अब भी कहते हैं जी अदालत जाना चाहिए, तो साथ ही गिरफ्तारी भी हो जाती है, मामला भी वज़ीर दाखिला कह रहे हैं राना सनाउल्लाह की जी ऑडियो लीक्स तनाज़ा हल कर लिया है, कोई मुल्क दुश्मन नहीं, बस एक छोटी सी डिवाइस किसी ने लगा दी थी, बस उसकी वजह से है, खत्म कहानी। ये इतना ही सादा है। जी, आपको मान लेना चाहिए कि ये मामला इतना ही सादा है, क्योंकि अगर आप इस मामले की जड़ों में जाने की कोशिश करेंगे तो शायद मामलात बहुत
दरम बरम होने का इम्कान या अंदेशा मौजूद रहता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अकेले ही अपनी जेब में एटम बम का वो सारा मामला लेकर के और चले जाते थे। अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे। मोहसिन पाकिस्तान और वो जनरल मुशर्रफ ने सामने बिठा करके उनको कौम के सामने उनको मुजरिम बना दिया। अब यार फीका माजा ताया फलाना पुलिस FIA CIA DIA PIA फलाना सब वहां मौजूद थे। क्या कर रहे थे? कदीर खान अकेले न्यूक्लियर राज बेच रहे थे। यार वो न्यूक्लियर राज था या बिरयानी बनाने की तरकीब थी जो उन्होंने जेब में डाला और रख के लेके चले गए। लेकिन वक्त पड़ने पे कदीर खान का कंधा आपने यूज कर लिया और उसके बाद कहा कि चलो हलवाई की दुकान पे दादाजी का फातिहा, और आपने उनके मज़ार पे ले आ करके और वो रीत चढ़ा दिया, खत्म हो गई बात। ये भी उसी तरह से सादा है। गोया अंदाजा कीजिए यार, मुल्क का वजीर आजम, साबिक वजीर आजम जो उस वक्त मौजूदा था, उसकी ऑडियो लीक हो रही है। वो किसी से मिसाल के तौर पे रोमानवी गुफ्तगू कर रहा है, चलिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं। वो किसी से दिल पिशौरी की गुफ्तगू कर रहा है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट 1 मिनट के लिए मान लीजिए। वो गुफ्तगू लीक हो रही है। यार ये लीक करने वाले, ये लीक करके ये आप अपने चेहरे पे कालिक नहीं मल रहे? अपनी कारकर्दगी के ऊपर आपको खुद मुहासबा नहीं करना चाहिए कि आप कर क्या रहे थे? ये किसका काम था? KMC का, वाटर बोर्ड का, वापडा का, नेपरा का? किसका काम था? लेस्को, हैस्को, किसका काम था? ये जिसका काम था उसने काम किया? नहीं। एक अच्छा बैलेंस, लेकिन आप देखें बराबर है बैलेंस। 2 ऑडियो इमरान खान की जाएंगी, 2 ऑडियो शहबाज शरीफ की जाएंगी, और ज्यादा बोलोगे नूरुल आरफीन तो 2 ऑडियो तुम्हारी चली जाएंगी और सिद्दीक जान की एक वीडियो भी साथ में आ जाएगी, और उसके बाद तुम अपना मुंह छुपाते रहना। तो भाई बेहतर ये है कि इस मामले को यहीं दफन कर दो। सारे मामला जो है खुद खुद ठीक हो जाएंगे। बस मान लो कि कोई ऐसे ही दीवाना पागल मस्ताना आया था, उसने अपना मोबाइल खुला छोड़ दिया जिसमें ये ऑडियो बस यूं ही रिकॉर्ड हो गई। ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद बात करेंगे मियां नवाज की वापसी में रुकावट क्या है, डील में क्यों हमें कोई रुकावट नज़र आ रही है, क्या वजह है कि अभी मियां नवाज शरीफ साहब ने वापस आने का जो है वो इरादा ऐसे लग रहा है शायद कुछ मज़ीद डिले कर दिया है। इसके साथ साथ इसहाक डार साहब गए हैं जनाब IMF को मनाने, क्या कामयाब होंगे? ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। जनाब एक तरफ इसहाक डार साहब की रवानगी है IMF से मुज़ाकरात के लिए, और दूसरी तरफ ये भी खबरें हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की आमद जो है वो एक दफ़ा फिर डिले हो गई है, क्योंकि मियां साहब को शायद उस तरह की डील नहीं मिल रही जिस तरह की वो चाहते हैं। बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि मियां नवाज शरीफ साहब आखिर क्या करेंगे। तो उसके लिए इसहाक डार साहब को टास्क दिया गया है कि कुछ वो बेहतरी करके दिखाएँ। मुज़म्मिल असलम साहब हमारे मईशत हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साबिक तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात भी करते हैं। मुज़म्मिल असलम साहब, इसहाक डार साहब ने आकर डॉलर तो वाकई नीचे कर दिए, तो हमें मानना पड़ेगा, लेकिन अभी तक किसी को समझ नहीं आई कि ये कैसे इन्होंने किया है नीचे, क्या किया। स्टेट बैंक कहता है जी हमने डॉलर जो है मार्केट में नहीं फेंके, जो कि बड़ी ख़तरनाक बात हो सकती है। आपको लगता है उनका जादू IMF पर भी चल जाएगा? शुक्रिया। मैं आपकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि राम भाई, कि ये जो है आपने अक्सर सुना होगा, हुकूमत कहती है कि जी आटा जो है 50 रुपए किलो मिल रहा है, लेकिन जब आप आटा लेने जाते हैं या आपके घर वाले लेके जाते हैं नहीं मिलता, तो वो जो है वो आटा जो है आपसे जो है 50 रुपए का नहीं मिल रहा है, 100 रुपए किलो मिलता है। तो हमारी जो डॉलर की कहानी भी जो है ना उससे कुछ मुख्तलिफ है, और जो डॉलर जो शक्ल दिखा रहे हैं वो जो है उस रेट पे मुहैया नहीं, और खास तौर पे तिजारत करने वाले जिनकी इम्पोर्ट LC वगैरह चीजें हैं उनको तो वो डॉलर मिलता ही नहीं है। आप खुद इसहाक डार साहब ने इतवार वाले दिन इजलस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने इकरार किया कि 7,960 LCयां $50,000 वाली, मैंने स्टेट बैंक को कहा कि $50,000 वालों को आप दे दें, बाकी 50,000 वालों से ऊपर वालों को अभी भी रोके रहे। ये कई महीनों से लोगों को बेचारों का जो माल आया है उनको मुहैया नहीं कर रहे, और वो बैंक जब डॉलर मुहैया नहीं कर रहे तो वो अपना माल बंदरगाह से, पोर्ट से जो है उसको छुड़वा दें। तो ये वो वाला रेट है, ये खुदा में खासा ये वो वाला रेट नहीं है कि जिसमें आप जिस वक्त चाहे
जाके कारोबार करने की फिजिबिलिटी बना रहे। ये एक मैनेज रेट है, मैंने इस तरह मैनेज किया है कि सुबह जैसे ही बैंक खुलता है उस वक्त 1.5-2 रुपए गिरा देते हैं और उसके बाद जो है ना काउंटर समझ एक तरह से क्लोज कर देते हैं। बैंकों को हिदायत होती है कि आपके पास अगर कोई दरामद का एक्सपोर्ट का डॉलर आ रहा है तो उसके बदले अपने दरामद वाले को दे दें, फालतू डॉलर आपसे नहीं मिलेगा। तो जब तिजारत नहीं होती तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो सुबह सुबह रेट 1-1.5 रुपए नीचे आता है वो पूरे दिन वही रहता है। तो वो बिल्कुल इन्होंने एक इम्परफेक्ट मार्केट कर दिया। अब आ जाए ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में डार साहब कह रहे थे कि जी मेरे आने से पहले जिसमें इंटरबैंक का उससे 15 रुपये ऊपर मिलता था, आज इंटरबैंक से सिर्फ 1 रुपये 2 रुपये ऊपर मिले। बिल्कुल ठीक था उसने, लेकिन खरीद किसने मिले उन्होंने खुद मिसाल दे दी। उस दिन था जिस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, देखें जी 224 रुपए का रेट है बैंक का, लेकिन जो ओपन मार्केट में जो खरीद रहे हैं वो 214 में और 210 में खरीद रहा है। तो यानी कि 210 में खरीद के आम पब्लिक को जो बेचारे अपने बच्चे इनके बाहर पढ़ रहे हैं उनकी फीसों के लिए पैसे उनको चाहिए, उनको 225 में बेच रहे हैं। तो ये मुनाफाखोरी इनको नजर नहीं आ रही। अच्छा, और इसको भी ठीक है मुसम्मिल साहब, अभी जिस तरह आपसे बात हो रही है तो IMF की रिपोर्ट के हवाले से भी हम देख रहे हैं, हमारे चैनल पर इस वक्त ट्रिकर्स भी चल रहे हैं कि IMF कह रहे हैं जी मुश्किल वक्त तो अभी आना है आलमी मईशत के लिए और पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा होगा। तो अब उसी IMF को मनाने गए हुए हैं इसहाक डार साहब, तो ये चीज़ें उनके सामने रख सकेंगे? वो कह रहे हैं जी 35 अरब डॉलर चाहिए, इंतजाम हो जाएगा, आप फिक्र ना करें, इंटरनेशनली हमारे बॉन्ड नीचे जा रहे हैं, कोई मसला नहीं, मैं कर लूंगा इंतजाम। तो आपको क्या लग रहा है, ये सब इतना सादा होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको मैं आपके टिकट का टाइटल या ब्रेकिंग दे देता हूँ। ऑन द मिशन ऑफ 60 to 90 डेज, और वो कुछ मतलब जैसे डॉलर जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये डॉलर उन्होंने नीचे तो कर दिया है, लेकिन ये डॉलर तो मुहैया नहीं, इसी तरह की कुछ 5-6 चीजें करवा के उनसे, ताकि वो इलेक्शन में चले जाए वो, और वो जो है इलेक्शन में कुछ तकरीरें करने के लिए उनको कुछ चीजें मिली, क्योंकि 50 साल का महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया इनका। अल्लाह का भला करे। शरह नमूद जो है तो 6% कम ग्रो कर रहे थे। IMF, वर्ल्ड बैंक, खुद स्टेट बैंक ने कह दिया 2% पे आ रही है। तो इनके पास कुछ बेचने का सौदा नहीं है, तो वो 60 to 90 डे प्रोजेक्ट पे आए हैं कि कुछ जल्दी करके एकदम से जो है ना, उन्हें भी पता है, सबको पता है कि जनवरी में तो मार्च में इलेक्शन हो जाने, तो वो फिर हम तकरीरें करें, देखें सबको सही कर दिया। मैं चाहूंगा अगला सवाल सिद्दीक जान करें, लेकिन जो आप बात करें, मैंने तो ये देखा हफ्तावार रिपोर्ट में आया 65% बिजली सस्ती हो गई है, फिर आगे आया जी 45% बिजली सस्ती हो गई है। लोग तो जूते मारेंगे, ये इतना बड़ा झूठ अगर लोगों के साथ बोलेंगे, जिस तरह आप बता रहे हैं कि 60 से 90 दिन में कुछ करके दिखा देंगे, तो लोग तो ये चीज़ नहीं इसको अब इतना करेंगे, हर दफ़ा फजिंग नहीं चलती। जी सिद्दीक जान, आपका सवाल। मुज़म्मिल साहब, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये जो जिस तरह से भी काम कर रहे हैं, आपने जो बताया कि एलसीज अभी रोकी हुई हैं, और मुझे तो कहीं ये भी लगता है कि ये जो सैलाब ज़दगान के लिए जो थोड़े से पैसे आए भी हैं बाहर से डॉलर्स में, मुझे तो ये भी लगता है कि वो भी होल्ड कर लिए गए हैं, क्योंकि कहीं पे भी हमें नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत को पैसे खर्च करी हो, सैलाब ज़दगान के लिए पैसा आ रहा है। लेकिन ये बताएं कि ये आपको क्या लगता है कि कब तक इसहाक डार साहब इस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे, और कब आप देखते हैं कि जो आप बता रहे हैं कि एलसीज खुलेंगी तो ये ऊपर जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि डॉलर का रेट कहाँ तक जाएगा और ये मैनेज कब तक हो सकता है इस तरह से जैसे इसहाक डार साहब कोशिश करें? जी, मेरा ख्याल है मुज़म्मिल असलम साहब की लाइन ड्रॉप हुई है, उनसे हम बात कर रहे थे, क्योंकि अभी IMF की जो जायज़ा रिपोर्ट सामने आई है उसमें तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पाकिस्तान की बताई जा रही है कि एक तरफ हमें लग रहा है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी भी बढ़नी है। मुज़म्मिल असलम साहब, आपने सवाल सुना सिद्दीक जान का? मैं वापस से बोल देंगे तो मेहरबानी होगी, आवाज़ नहीं आती। जी सिद्दीक, दोबारा अगर आप। मुज़म्मिल साहब, ये अर्ज़ कर रहा था कि ये बताएं कि ये इसहाक डार साहब कब तक ये इस चीज़ को मैनेज कर लेंगे, जिस तरह से मसनूई तौर पर इंतजाम करके और डॉलर का रेट गिराया जा रहा है, कब तक ये मैनेज कर पाएंगे इस तरह से? नहीं, ये मैनेज करने का सोच रहे थे, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है आलमी इदारों ने। मूडीज ने जो क्रेडिट रेटिंग डाउन की है, ये इसहाक डार जो वजीर खजाना होते हैं तो पाकिस्तान की रेटिंग डाउनग्रेड 98, 99 भी इन्हीं के दौर में हुई, 2013 में हुई, अब 2022 में हुई। तो इन्होंने कह दिया कि मूडीज को मैं डिफिकल्ट रिप्लाई दूंगा। जो 200 मुल्क की क्रेडिट रेटिंग करते हैं वो इसहाक डार साहब का जो है डिफिकल्ट रिप्लाई लेंगे।
तो फिर उसके बाद इन्होंने जब पेट्रोल की कीमत में जो ऊपर नीचे किया रद्दो बदल, उसके बाद इन्होंने कह दिया हर इतवार वाले दिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी मोहब्बत से बता दी कि पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है, अब जिसने जो मायदा कर लिया मुझे पूरा तो करना पड़ेगा। क्योंकि IMF जा रहे हैं तो उनको भी वहाँ पे इन्होंने कुछ कान में अच्छी बात ही डालनी है, और मेरे ख्याल से IMF से भी इनको कुछ ऐसा ही पैगाम आया। जावे से पहले एशियाई तरक्याती बैंक, वर्ल्ड बैंक वगैरह से पैसे भी उम्मीदें लगाई हुई थी। मुफ्ता साहब के तो बकौल सितंबर में आना था सब कुछ, अब वो जो अक्टूबर से दिसंबर तक की बातें हो रही हैं। यानी उसके अलावा जो कर्ज हमने रीशेड्यूल कराना था उससे भी खासदार साहब इन लोगों को जो पैगाम कुछ मिल गया है कि आपका इसमें कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने कहा वो भी हम ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बढ़ गया है, खासदार साहब के हाथ में कुछ नहीं है। सही। अब ये तो बल्कि इनको अगर IMF में रहना है तो बिजली, गैस, पेट्रोल, ये तमाम चीजें बढ़ानी पड़ेंगी। यानी ये असल में गारंटी बयानात की हद तक जो है ना दिखाने के लिए अदादो शुमार का अंदाज दिखा देते हैं, लेकिन हकीकत जो है वो कुछ और है। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब, आपने वक्त दिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आरफी नामा में बात करेंगे सिंध की हुकूमत क्या कह रही है कि जी कराची के हालात का जिम्मेदार कौन है, कराची वाले खुद। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। वक्त है आरफीन नामा का। जी आरफीन। जी, एक मरतबा फिर एक सिंध हुकूमत के अनमोल रतन ने, मुराद अली शाह साहब के एक आँखों के नैन तारे ने, हज़रत बिलावल के एक मोतक़िद ने अपनी बसारत खोई है। कुछ ऑल फॉल सी बातें हैं, कुछ ऊल जलूल सी गुफ्तगू फरमाई है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, 3 मुख्तलिफ चंक्स में, पहले चंक नंबर 1 सुनिए, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम, उसके बाद अगली गुफ्तगू। आगे उन्होंने ये भी फरमाया था कि ये हमारी बदकिस्मती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, सईद गनी को अपनी बदकिस्मती ये नज़र आ रहा है कि कराची के लोग फैब्रिकेशन करते हैं, कराची के लोग कॉस्मेटिक बिलावजह शोर शराबा करते हैं। हालांकि इनकी हुकूमत ने 14 साल में कराची को मस्कत, दुबई, अम्मान, पेरिस, लंदन, पता नहीं क्या कुछ बना दिया। दर हकीकत ये पहले वजीर नहीं है जो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे मीडिया को सामने पा करके। बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है कि आदमी अपना संतुलन हिंदी में और इक्विलिब्रियम अंग्रेज़ी में बरकरार रख सके जब उसे पावर, पैसा, पोजीशन या मंत्रालय हिंदी में, मिनिस्ट्री इंग्लिश में मिल जाए। बहुत कम लोग होते हैं जो ग्राउंड पे होते हैं, बाकी ज़्यादातर तो इसी तरह से अर्श मोहल्ला पे नज़र आते हैं। सईद गनी साहब भूल गए कि कराची वाले वो बदकिस्मत लोग हैं जिन्हें पीपल्स पार्टी जैसी हुकूमत हम पर हुकूमत करने के लिए मिली, पीपल्स पार्टी जैसी सियासी जमात हम पर हुकूमत करने के लिए मिली। और आज के अखबार में एक और बदकिस्मती हमारी ये है कि विफाक से 3 बड़े जिना अस्पताल और कार्डियो अस्पताल और एक और हॉस्पिटल, 3 हॉस्पिटल जो हैं वो इनको पट्टे पे मिल गए हैं, उसका सत्या नहीं बल्कि सवा सत्यानाश करने के लिए। सईद गनी साहब जिस वक्त ये बात कर रहे थे, मैं अल्लाह ताला का कभी कभी करता हूँ कि मैं न्यूज़ की तरफ से मीडिया इंडस्ट्री में नहीं आया। मुझे पता है न्यूज़ की तरफ से ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स बहुत होती हैं। बीइंग रिपोर्टर आपको ब्यूरो चीफ को मुंह देना होता है, ब्यूरो चीफ से ऊपर फिर आपको डायरेक्टर न्यूज़ को मुंह देना होता है। कहीं कोई बेचारे ब्यूरो चीफ की सेटिंग होती है वो मारी जाती है, कहीं कोई DN बैठा होता है उसकी सेटिंग ख़राब हो जाती है, उसके कुछ मामलात मुतासिर हो जाते हैं, इसलिए रिपोर्टर भी बेचारा अपना मुँह खोलते हुए अक्सर कतराते हैं। कहीं कहीं तो रिपोर्टर खुद ही अपनी सेटिंग कर लेते हैं, कहीं तो उनकी रीढ़ की हड्डी में गूदा ही नहीं होता तो वो सवाल नहीं कर सकते। मुझे कभी कभी बड़ा अल्लाह ताला के ऊपर मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह मेरी किस्मत बड़ी अच्छी है कि मैं न्यूज़ की तरफ से यहाँ नहीं आया, वरना मैं या तो वहीं खुदकुशी कर लेता या तो उस वज़ीर को खुदकुशी करने पे मजबूर कर देता जो मेरे सामने बैठ करके इस किस्म की ओंगी बोंगी बात करता। यार 14 साल में तुमने कराची को 240 बसें दी है, 14 साल यार 14 साल में तुमने कराची को 240 बसें दी है। 14 साल में कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर उधेड़ करके कराची को दुनिया का नाकाबिले रिहाइश शहर बना दिया है। यह आलमी इदारों ने तस्लीम किया है, बैनुल अक़वामी रसाइल और जराइद में ये खबरें पब्लिश हो चुकी हैं, मैं इस पे प्रोग्राम कर चुका हूं। किधर हो
कोई अच्छा दिमागी मौलिज अगर मिले तो भाई सिंध हुकूमत के बिहाफ पर मैं मतलब आप सोचें कहां हो। शर्जील इनाम मेमन साहब 240 बसें चला करके बिलावल साहब को उसमें बिठा करके और बगले बजा रहे थे। जिन सड़कों पे ये बसें चलनी है उसका कौन जिम्मेदार है? पिछले हफ्ते वो सो कॉल्ड जो एडमिनिस्ट्रेटर है कराची का, जहांगीर रोड 7 दिन में टूटी है, 7 दिन में। पाकिस्तान में इस तरह के लोग, इस तरह की सियासी जमातें, इस तरह के लोग आप जैसे अगर हमारे सरों पर आ जाए और उसके बाद भी हम सांस ले रहे हैं तो ये बड़ी बात नहीं है। 7 दिन पहले मुर्तजा वाब ने ट्वीट किया था, चेक करो रिकॉर्ड पे, और आज के हर अखबार में डबल कॉलम खबर लगी है, जहांगीर रोड इफ्तिताह के 7वें दिन उधड़ गई। और ये आदमी बैठ करके कह रहा है कि कराची बदकिस्मत शहर है कि जहां के लोग फैब्रिकेशन करते हैं, मसाइल उतने हैं नहीं। और भाई जहां तुम बंद हो, जिन वजीर आला हाउसेज में, जिन बिलावल हाउसेज में मुलाजमत कर रहे हो, वहां से बाहर निकलोगे तो पता चलेगा राइट टर्न लो या लेफ्ट टर्न। एक बहुत बड़ी वसी हो रही इस दुनिया है। कभी किसी आम आदमी से इंटरेक्ट तो करो, तब पता चलेगा कि बारात कहां जा रही है। क्लिप नंबर 2 चलाएं जी। जी आरफीन, अब आप सुनिए कि अपने ही आसिफ अली जरदारी एंड कंपनी, अपने ही वुजरा, अपनी ही हुकूमत, उसके खिलाफ इन्होंने FIR फाड़ दी। और वहां बैठे हुए रिपोर्टर्स बेचारे गूंगे या मजबूर, वो कुछ कह नहीं सके। और भाई और इंटेलेक्चुअल साहब, जिस वक्त आप ये बात कर रहे थे, आपके अपर चेंबर में अल्लाह ताला ने ये बात नहीं डाली कि कराची में जिस जमाने में 100 लाशें गिरती थी, आप ही के जो लियारी गैंग वॉर के सरपरस्ते आला थे आसिफ अली जरदारी के उन दिनों दोस्त थे जुल्फिकार मिर्जा, उनके दिनों में, उनकी वजारत के दिनों में कराची में 100 लाशें गिरती थी। यह उन दिनों की बात है जब आसिफ अली जरदारी विफाक में सदारत के मनसब पर फाइज थे। यह उन दिनों की बात है कि जिस वक्त मुफाहमत का दस्तरखान बिछा करके अवाम के हिस्से की बोटियां आप MQM और अवामी नेशनल पार्टी तोड़ रहे थे। आधा सच और नमाज के करीब मत जाओ, अकल के अंधे आगे पढ़ो। कुरान में लिखा है नशे और नापाकी की हालत में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक बात आप कोट करोगे तो आप गुमराह हो जाओगे। अधूरा इल्म गुमराही है और आप लोगों को गुमराह कर रहे थे बहैसियत एक वजीर। आप बता रहे हैं आधा सच। 50 लाशें गिरती थी, बिल्कुल गिरती थी। 100 लाशें भी गिरी हैं यहीं इसी शहर में, लेकिन उस वक्त आपका वजीर आला सत्तू पी रहा था। वो कूलर वाला वजीर आला कायम अली शाह, उसका कूलर अगर किसी दिन साथ नहीं होता था तो वो बेचारा होश में नहीं होता था, बैठे बैठे असेंबली में सो जाता था। अल्लामा इकबाल के शेर को गालिब का शेर बना करके पेश किया था। गालिब के शेर को जो है हुमैरा चन्ना पे डाल देता था। उस शेर को गालिब का शेर बना करके पेश किया करता था, के शेर को जो है हुमैरा चन्ना पे डाल देता था। उस वक्त आपकी इंटेलेक्चुअलता किधर गई थी भाई? उस वक्त आपके आसिफ अली जरदारी साहब जब बैठ करके यहाँ पे जुल्फिकार मिर्जा के जरिए से कंट्रोल कर रहे थे ये सूबा, उस वक्त ये बहादुरी, ये ब्रेवरी कहां थी आपकी? क्लिप नंबर 3 चलाओ जी। ये भी एक और झूठ है भाईजान। जो लोग ये काम करते थे उनका नाम था MQM। कभी हिम्मत पकड़ो, कभी दम पकड़ो, उनका नाम लो। ये वही लोग हैं जिनके साथ आप हमारे हिस्से की बोटियां तोड़ रहे थे मफाहमत के नाम पे। एक और झूठ एक्सपोज हुआ। सही। चलें जनाब, ये सईद गनी साहब ने जो कुछ कहा उसके साथ साथ आपने तज्जिया सुना आरिफीन का, और आपने देख लिया कि वो क्या कह रहे हैं कि जी कराची के हालात का जिम्मेदार कौन है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।